जलंधर सिटी लाइव देख रहे सभी दर्शकों का मैं सलोनी स्वागत करती हूं। सबसे पहले नजर मारते हैं आज की चुनिंदा खबरों पर। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ क्रैश। तलवारें दिखाकर की गई सरेआम गुंडागर्दी, कुछ ही कदम पर मौजूद था पुलिस थाना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की जंग में बना सहारा, 4 गुना फ्यूल डिमांड चुटकियों में की पूरी। 6 महीने बाद भी नहीं हुआ वादों पर अमल, आम आदमी क्लिनिक स्टाफ ने फिर खोला मोर्चा। भाजपा को मिलेगा नया अध्यक्ष, देखने को मिल सकता है बड़ा संगठनात्मक बदलाव, मॉनसून सत्र से पहले हो सकता है ऐलान। भारत में तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि एक क्रांति बन चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3 गुना बढ़ेगा 3 साल में। और अब खबरें विस्तार के साथ। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां एयरपोर्ट से सटे मेघानी नगर में एयर इंडिया का एक यात्री विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि यह इंटरनेशनल फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हादसे के बाद हर तरफ काले धुएं का गुब्बार देखा गया और रेस्क्यू के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हादसे का पहला वीडियो सामने आया जिसमें विमान को आसमान से उड़ते हुए और फिर चंद सेकंड में जमीन पर गिरते हुए देखा गया। जानकारी के मुताबिक करीब 400 फीट की ऊंचाई से इस विमान को नीचे गिरते देखा गया। जमीन पर गिरते ही विमान आग का गोला बन गया और जोरदार धमाका सुनाई दिया। रेस्क्यू के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें देखा जा सकता है कि सब कुछ राख और मलबे में तब्दील हो चुका है। हादसे से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि इस प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाली भी थे, जिनकी मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक प्लेन में 2 पायलट्स में 12 क्रू मेंबर्स और 230 यात्री सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी और 2 मिनट के बाद ही 1:40 बाद क्रैश हो गया। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जहां अब तक 200 यात्रियों की मौत हो चुकी है। जलंधर में थाना 3 के अंतर्गत पड़ते मिलाप चौक पर सरेआम नौजवानों द्वारा तलवारें चलाई गई। जानकारी के अनुसार हमलावर निहंग बाने में नौजवान आए और दुग्गल चाप की दुकान में घुसकर उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि ऑर्डर में देरी होने के कारण हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर थाना स्थित है, इसके बावजूद हमलावर तलवारें लहराते हुए दिखाई दिए। मामले की जानकारी देते हुए राहुल नामक व्यक्ति ने बताया कि बीते दिन ऑर्डर में देरी होने को लेकर दुकानदार का विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर आज निहंग बाने में आए हमलावरों ने दुकान पर हमला कर दिया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि बीते दिन 4 युवक उनकी दुकान पर चाप खाने के लिए आए थे। इस तरह ऑर्डर में देरी होने को लेकर उनके बीच बहस हो गई। दोनों पक्ष में बहसबाजी के बाद मामला खत्म हो गया था। इसके बाद अगले दिन 12 से 15 नौजवान आए और दुकान पर मौजूद उसके भाइयों सहित उस पर उन्होंने हमला कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद उसके गले से सोने की चैन छीनकर हमलावर फरार हो गए। मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा पीड़ित तीनों भाइयों के बयान दर्ज कर लिए गए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जल्द आरोपियों के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में डीसीपी नरेश डोगरा आज दुकान पर पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की। इस दौरान नरेश डोगरा ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को काबू किया गया है, वहीं अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया और इस दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी भारतीय सेना का भरपूर सहयोग किया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन ऑयल ने भारतीय सेना को 4 गुना ज्यादा फ्यूल सप्लाई किया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चीफ टर्मिनल मैनेजर राकेश कुमार ने बताया कि उस कठिन समय में इंडियन ऑयल बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह
तैयार था। यह सहयोग आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के योगदान को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से बिना किसी परेशानी के फ्यूल की आपूर्ति सुनिश्चित की। यह इंडियन ऑयल की रणनीतिक तैयारी और परिचालन दक्षता का बड़ा सबूत है। इसके अलावा इंडियन ऑयल उनके आपूर्ति विभाग के साथ भी नियमित रूप से मीटिंग करता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सुचारू बनी रहती है। आम आदमी क्लिनिक स्टाफ ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिए फिर से मोर्चा खोल लिया है। फिरोजपुर रोड के निकट लगाए गए धरने के दौरान आम आदमी क्लिनिक साझा फ्रंट के प्रधान परमजीत सिंह और डॉक्टर तलविंदर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह से मुलाकात को 6 महीने से अधिक समय हो गया, परंतु उनके आश्वासन के बाद अभी तक उनकी मांगों को पूरा करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं की गई। मीटिंग में अधिकतर मांगों को स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मान लिया गया था, परंतु इसे लागू नहीं किया गया, जिस पर वह सरकार से अनुरोध करते हैं कि जायज मांगों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें मिलने का समय दिया जाए। आम आदमी क्लिनिक फार्मासिस्ट यूनियन तथा क्लिनिक असिस्टेंट यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए आम आदमी क्लिनिक साझा फ्रंट ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के गत वर्ष 26 नवंबर को हुई मीटिंग में दिए गए आश्वासन के बाद उसे पूरा करने की गुहार लगाई है। उसकी प्रमुख मांगे हैं कि आम आदमी क्लिनिक के स्टाफ को नियमित स्टाफ के बराबर वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएं, क्योंकि स्टाफ को उसी प्रक्रिया से काम पर रखा गया है जो नियमित भर्ती के लिए है। आम आदमी क्लिनिक के स्टाफ में नियमित स्टाफ के बराबर योग्यता है और वे समान रूप से काम करते हैं। स्टाफ को जॉब सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। 21 जुलाई से शुरू होने वाला है और इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। जी हां, भाजपा में जल्द ही एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है और वह फिलहाल एक्सटेंशन पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, क्योंकि नड्डा अब मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। इसलिए भाजपा एक व्यक्ति एक पद के अपने सिद्धांत का पालन करते हुए जल्द ही नए अध्यक्ष का चुनाव करने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते से भाजपा में अध्यक्ष पद को लेकर कवायद तेज हो जाएगी। सबसे पहले 10 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। इस प्रक्रिया को 21 जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी चाहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जाने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भर लिया जाए, ताकि चुनाव के दौरान विपक्ष के किसी भी नकारात्मक नैरेटिव का प्रभावी ढंग से जवाब दिया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि एक क्रांति है जो भारत के कारोबार, नौकरियों और डिजिटल जीवन को पूरी तरह बदल रही है। एआई सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन और कामकाज का एक अभिन्न अंग बन चुकी है। आने वाले सालों में एआई भारत के लिए सिर्फ ग्रोथ का जरिया नहीं बल्कि एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। अब यह सिर्फ रिसर्च लैब्स या कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर छोटे बड़े कारोबार का अहम हिस्सा बनती जा रही है। इसी बीच बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और नेस्कॉम की ताजा रिपोर्ट ने भारत में एआई के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है। भारत सरकार भी एआई की ताकत को पहचान चुकी है और उसने एआई मिशन के तहत 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का ऐलान किया है। आने वाले समय में एआई का इस्तेमाल शिक्षा, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंस जैसे और भी ज्यादा सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। एआई की वजह से नई नौकरियां भी पैदा होंगी, हालांकि कुछ परंपरागत नौकरियां प्रभावित भी हो सकती हैं। इसके साथ ही डेटा सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी और एथिकल मुद्दे भी चर्चा में बने रहेंगे। अस्पतालों में बीमारियों की पहचान और इलाज के लिए एआई का सहारा लिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एआई सेक्टर जबरदस्त रफ्तार पकड़ चुका है। जहां 2023 में इसका मार्केट लगभग 6 अरब डॉलर के आसपास था, वहीं 2027 तक इसके 17 अरब डॉलर तक पहुंचने की
उम्मीद है। इसका मतलब है कि आने वाले सिर्फ 3 सालों में भारतीय एआई मार्केट का आकार करीब करीब 3 गुना हो सकता है, जो इसकी तेजी से बढ़ती स्वीकार्यता और क्षमता को दर्शाता है। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे जालंधर सिटी लाइव। इसी के साथ मुझे यानी सलोनी को दे इजाजत। धन्यवाद।